ये सोहने सोहने दस्तारां सजाई बैठे ਜਿਹੜੇ नौजवान ने ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो हमारे जो साथी हैं वो अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। मेरा नाम सरदार अमित सिंह चाहर है। मेरा नाम सरदार निशांत सिंह चाहर है। मेरा नाम हितेंद्र सिंह बिरला है और मैं झज्जर जिले का रहने वाला हूँ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮਰ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। आपका नाम? जी, मैं सरदार हितेश सिंह चाहर सिलानी गांव से हूँ, जिला झज्जर सिलानी गांव। हाँ जी। सरदार पवन सिंह छिल्लर झज्जर से। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਜੀ ਮਨੋਜ ਜੀ। देखिए, जो किसान मूवमेंट आज चली है और पंजाब ने इस किसान मूवमेंट की पहल की है, पंजाब का अनुशासन देखकर, पंजाब का डिसिप्लिन देखकर और पंजाब का बड़ा दिल देखकर हरियाणवी पंजाब, हम असल में हरियाणा को अब हरियाणा नहीं कहते, हम इसको कहते हैं हरियाणवी पंजाब। हरियाणवी पंजाब के लोगों की साइकोलॉजी में ये परमानेंट साइकी पे असर गया है कि हम लोग अगर डिसिप्लिन वे में मूवमेंट करना चाहते हैं, अगर हम डिसिप्लिन वे में अपने लाइफस्टाइल को ढालना चाहते हैं, तो सिक्खी इज़ द ओनली वे। सिख धर्म, गुरु नानक देव जी का दिया हुआ डिसिप्लिन, उसी से हमारा साल्वेशन और हमारा मुक्ति का द्वार खुलता है। तो इस वजह से हम लोग, हमारे जितने भी साथी हैं, और हमारे साथी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणवी पंजाब का नौजवान आज सिक्खी को एक आस भरी नज़रों से देख रहा है और ਆਸ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 सालों तो गल करते आ रहे हैं। अपने साडा एक प्रोग्राम है एक नूर। सो एक नूर प्रोग्राम में हम अक्सर ये बात डिस्कस करते होते हैं कि हमारे पास चश्मा है, दुनिया प्यासी बैठी है। सो दुनिया प्यासी की गल असीं करदे सी, पर सानू ये नहीं सी पता साडे गुआंढी साडे भरा ही प्यासे बैठे ने। हाँ जी जी मनोज जी, अगे गल करिए। देखिए, जीसस क्राइस्ट एक शहीद हुआ और जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी भी एक बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट की जो कुर्बानी थी उसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैल गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक रिलीजन बनकर उभरा क्रिश्चियनिटी। लेकिन जब हम हालांकि कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि बड़े लोग हैं, पैगंबर हैं,
हम उनका कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कशन, जनरल डिस्कशन जरूर करेंगे कि सिख गुरुओं की जो कुर्बानियां रही, यहाँ तो 4-4 बच्चे गुरुओं के शहीद हो गए, और कुर्बानियों का एक इतिहास, दुनिया में सबसे बड़ा कुर्बानियों का इतिहास वो सिक्खी का रहा। लेकिन क्या रीज़न रहा कि सिक्खी को, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाना चाहिए था, सिक्खी नहीं बन पाई। दुनिया प्यासी है, आपकी बात सही है, लेकिन क्या रीज़न रहा कि इतनी ज़्यादा कुर्बानियां होने के बावजूद भी सिक्खी अपने गुआंढी प्रदेश में, हरियाणवी पंजाब में भी नहीं फैल पाई? ये बात आपकी सही है, इसमें कंट्राडिक्शंस हो सकते हैं। जैसे थियोसॉफिकल जो ग्रुप था आर्य समाज का, उसकी वजह से हम लोग सिक्खी में नहीं आए। आर्य समाज, थियोसॉफिकल आर्य समाज की वजह से हम लोग सिक्खी में नहीं आ पाए। लेकिन सिक्खी के इंटीरियर, सिक्खी के भी ऐसे कंट्राडिक्शंस रहे जो अब हम सिक्खी में आने के बाद महसूस करते हैं। कि मैं ये समझता हूँ कि जो सिख प्रचारक हैं, उनकी स्ट्रेटजी में, उनकी टैक्टिक्स में, मुझे माफ़ करना, हम लोग तो आज ही समझिए बहुत नए सिक्खी में आए हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर जो है इसमें सही तरीके से हम लोगों को सिक्खी में इनविटेशन नहीं हम लोगों को दे पाए, उसका रीज़न ये रहा कि हरियाणवी पंजाब और पंजाब के बीच में राजनेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने भ्रम की स्थिति पैदा की कि जैसे ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। जबकि आज ये मालूम चल गया है पूरी दुनिया को कि हरियाणवी पंजाब तो पंजाब का छोटा भाई है। तो अब ये सारे भुलाखे, ये सारे जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो दूर हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि आज पूरा हरियाणवी पंजाब आज सिक्खी की राह पर चल पड़ा है, और ये बहुत बड़ी मूवमेंट बनेगी। बहुत बड़ी मूवमेंट ये हम समझते हैं, क्योंकि इन्हां दी बोली दे विच आपां गल करांगे ना, हिंदी दे विच गल करांगे ते बहुत, क्योंकि ये वीडियो जिहड़ी है पता नहीं कित्थे कित्थे जानी ते किन्नू किन्नू किहड़ा किहड़ा तीर वजना ते, क्योंकि कबीर सतगुर सूरमे वाहिया बाण जो एक लागत ही भोए गिर पड़िया परा कलेजे छे। सो ये अल्फाज जिहड़े ने ना, कोई ये बोल रहे हैं, कुछ मेरे मूँहों कुछ कढ़वा रहे हैं, हो सकता इन्हां दे सारिਆਂ ਦੇ मूँहों कुछ ऐसी गल निकले ਜਿਹੜੀ बहुत ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਖਰ ये सारे ਜਿਹੜੇ बैठे हैं ना, इन्हों के मुँह चों भी थोड़ी जी गल। सो आपको कैसे इस सिक्खी के बारे में जो मन में आई है बात? सर, सिक्खी के बारे में जो मन में हमारे बात आई, वो आई हमारे मनोज जी दुहन की वजह से जी। इन्होंने जो अपना जो एक्सपीरियंस, अनुभव हमारे साथ किया और जो चीज़ें हमें बताई, वो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते थे। हम ये देखते थे कि जैसे एक बात इन्होंने बताई कि जो इनके दादा का नाम था, वो इनके पिताजी का नाम सूबे सिंह था। तो अगर मैं अपने परिवार की बात करूँ तो मेरे पिताजी का नाम भी सतबीर सिंह है। मेरे दादाजी भी सिंह लगाते थे, मेरी दादी जी कौर लगाती थी, मेरी जो मम्मी की बुआ जी हैं वो भी कौर थी। तो ये जो चीज़ें हमने देखी, तो हमने देखा कि जो हमारे बुजुर्गों का रास्ता था वो तो सिक्खी का था, लेकिन बीच में कुछ कंट्राडिक्शन आई। कंट्राडिक्शनों की वजह से, जैसे सर ने बताया, उन कंट्राडिक्शन की वजह से हम लोग सिक्खी से हट गए। और ये तो सर आपको ही पता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारा रास्ता ये नहीं वो है, तो हम सही रास्ते पे ही चलेंगे। तो बिल्कुल, कई बार जैसे रास्ता भटक जाते हैं ना, किसी भी कारण भटक जाए, तो जब पता चले अरे मेरा घर तो वहाँ पे है, कुछ ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। मेरा घर तो वहाँ पे है, मेरा गांव तो ननकाने में है, हाँ जी, मेरा गांव तो आनंदपुर साहब में है, मैं तो उस हेरिटेज को बिलोंग करता हूँ। कुछ ऐसा ही मुझे लगता है आपको महसूस हुआ? बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो भटक गए थे, लेकिन अब मालूम चला कि सिक्खी तो हमारे ब्लड में है। सिक्खी तो हमारा एक नेचुरल जो है वो हमारे खून में दौड़ती है, हमारा नेचुरल रिलीजन है। और मुझे तो कई साथी कहते भी हैं कि मनोज भाई, आपके जो वेश आपने, अब केश दाढ़ी मूछ आपने रखा है, आप लगते ही नहीं कि जैसे आप अभी नए नए सिक्खी में आए हो। ऐसा लगता है कि जैसे आप तो सदा से ही सिक्खी में रहे हो। तो इसका रीज़न यही है कि सिक्खी हमारे ब्लड में है, सिक्खी हमारा मूल रिलीजन है, लेकिन हम भटक गए थे, हम भूल गए थे। बिल्कुल,
ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ हैं। फिर मैं हिंदी पंजाबी तो थोड़ा मिक्स हो रहा है, चलो कोई गल नहीं। हम अपने प्रोग्राम में भी पिछले कुछ दिनों से यही बात करते आ रहे थे, क्योंकि जो नेचर थी ना, पहले पंजाब वाले लंगर तो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, जब से बच्चे थे तब से ये सब सेवा चल रही है। पर जब हरियाणवी वाले, जो हरियाणवी पंजाब वाले अपने भाइयों को देखते थे ना कि ट्रालियों की ट्रालियाँ सामान की लेके आ रहे हैं, कभी दूध ले आया, कभी लस्सी ले आया, सब्जी ले आया, ये ले आया, पता नहीं कोई आ रहा है एक बड़ा सा बोरा यहाँ पे रखा है, लो जी मूंगफली लो जी ये लो जी ये लो। वो जब हम देखते थे उनको तो हमें लगता था यार ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, इनकी सोच और हमारी सोच में कोई फ़र्क नहीं है। हम सोच रहे थे, मैं एक बात और इसमें जोड़ता जाऊँ, हम जिस घर में रह रहे हैं यहाँ पे, जब भी हम बॉर्डर पे आते हैं हम उसी घर में रहते हैं, वो भी एक जाट फैमिली है। तो वो जैसे हमको खाना खिलाते हैं ना, जो हमारे बहन जी हैं, वो ऐसे ही खिलाते हैं जैसे हमारी बुआ या हमारी कोई माता हो। सो हमारी सोच में कोई अंतर नहीं था, हमें सेवा भाव वही है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो रही है। अधिकार के साथ भी अब तो अधिकार भी पैदा हो गया है ना। अधिकार तो पहले भी था, लेकिन अब अधिकार के साथ, जैसे मुझे बताया एक साथी ने कि भाई हम गए हुए थे सुबह सुबह, तो एक बुजुर्ग आदमी हमें मिले जो पंजाब से थे। उन्होंने कहा कि बेटा दूध खत्म हो गया। दूध क्यों, मतलब कि क्यों खत्म हो गया? हाँ, लस्सी जो है ना तुम टाइम पे नहीं ला रहे हो। तो मतलब जो अधिकार भी, हाँ, अधिकार के साथ जताया जा रहा है, मतलब जो बुजुर्ग हैं हमारे पंजाब से, वो धमका के बोल रहे हैं नौजवानों को, और वो कह रहे हैं बाबा जी गलती होगी हमसे, अब लाएंगे हम। वाह जी वाह, क्या खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत बात कही है। सो ये अधिकार तभी पैदा होता है जहाँ प्यार होगा वहाँ ही अधिकार होगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात। दूसरे किसी को थोड़ा बोल सकते हैं कि लस्सी क्यों खत्म हो। हाँ, सही बात है वीर जी। हाँ, सो ये बात कहाँ से शुरू हुई? मेरे और भी बहुत सारे भाई बैठे हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर ये हरियाणा के बहुत एजुकेटेड लग रहे हैं, इनकी बातों को से आपको लग रहा होगा तो आखिर इनमें जो चेंज कैसे आई। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कैसे आपके मन में आया कि ये सिक्खी हमारा मूल है, गुरु नानक साहब से या गुरु गोबिंद सिंह जी की जो विचारधारा है वो आपको अपनी लगने लगी? कब ये सारा कुछ शुरू हुआ है? देखिए, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 2015 में, 9 जनवरी 2015 को, और लगभग हर इंटरव्यू में मैंने ये बातें अपने डिस्क्राइब की हैं। 9 जनवरी 2015 को हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था यूनियनिस्ट मिशन के नाम से। यूनियनिस्ट पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी। 1923 में मियां सर फजले हुसैन और सर छोटू राम जी ने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। 1923 से लेकर 1947 तक, 47 तक इस पॉलिटिकल पार्टी की पंजाब पर हुकूमत रही। और आज जो मंडियां खत्म कर रही है गवर्नमेंट, ये मंडियां भी सर छोटू राम जी की ही गवर्नमेंट में, उस जमाने में मंडियों की व्यवस्था भी यूनियनिस्ट पार्टी ने की थी। लेकिन 47 में पंजाब टूट गया, पंजाब का तकसीम पंजाब को कर दिया गया, तो उसकी वजह से जो है ये विचारधारा भी पंजाब में ख़त्म हो गई। तो हमने दोबारा से इस विचारधारा को 9 जनवरी 2015 को, क्योंकि 9 जनवरी 1945 में सर छोटू राम जी की डेथ हुई थी, तो हमने इसी विचारधारा को दोबारा से हमने रिवाइव किया। तो गवर्नमेंट इस चीज़ से घबरा गई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आज जो हुकूमत जो इस देश में कर रही है वो आरएसएस की विचारधारा की गवर्नमेंट है। ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग इकट्ठा रहें, ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग प्यार प्रेम से रहें। बाबा गुरु नानक देव जी ने कहा कि वंड के खाओ, ये वंड के खाओ नहीं, ये छीन के खाओ खाने वाले लोग हैं। तो इस गवर्नमेंट ने मुझे जेल में डाल दिया 2016 में, फरवरी 2016 में मुझे जब जेल में डाला, तो मैं जब जेल में गया तो जेल में मैंने ये विचार किया कि आज सरकार सेंटर में हिंदुओं की सरकार है, आज न मुसलमानों की सरकार है कि मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि भाई औरंगजेब 1.25 लाख मन जनेऊ या इतना जनेऊ 1.25 लाख जनेऊ रोज काट के वो सोया करता था, या क्रिश्चियंस की गवर्नमेंट नहीं है। आज सरकार हिंदुओं की सरकार है, और हम भी हिंदू परिवारों में हमारा जन्म हुआ, हिंदू जाट परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो क्या रीज़न है कि हमारे लोगों पर इन्होंने गोलियां चलवाई, हमारे नौजवान साथियों को इन्होंने जेल में डाला? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हमें हिंदू नहीं मानते। अगर ये लोग हमें हिंदू मानते तो ये लोग हमें जेलों में इस तरीके से अत्याचार हमारे ऊपर नहीं करते जैसा अत्याचार किसी विदेशी पर किया जाता है। सो
आप उस टाइम की बात कर रहे हैं जब जाट आंदोलन चला था, हाँ, जाट रिजर्वेशन जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चली थी, तो काफ़ी उसमें डेथ्स भी हुई थी। हाँ, 20 हमारे साथी शहीद हुए इसमें। तो मैं जब जेल में था तो फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया, कंपैरेटिव स्टडी करना शुरू किया रिलीजन्स को। उसमें मैंने हिंदू जो है वो लिटरेचर भी पढ़ा और माइथोलॉजिकल हिंदू लिटरेचर भी मैंने स्टडी किया, कुरान पाक को भी मैंने स्टडी किया, कुरान पाक को स्टडी किया, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात, और ये मैंने स्टडी किया। तो इन सब को कंपैरेटिवली स्टडी करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो सिख रिलीजन है वही एक ऐसा रिलीजन है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का भला कर सकता है। और हम लोगों का जो सबसे नज़दीकी हमारा जो रिलीजन है वो सिख रिलीजन है। तब मेरे अंदर ये एक तरीके से प्रकाश हुआ, और मेरे अंदर जब प्रकाश हुआ तो मैं बाहर आया तो बाबा गुरमीत सिंह गौरव जी जो यूके में रहते हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे दस्तार सजाई और मैं सिख बना। मैं जब सिख बना तो मैंने अपने और भी साथियों से ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप भी सिक्खी में आइए। तो उसकी वजह से फिर जो है हमारे सारे साथी भी इस चीज़ के लिए रजामंद हुए और सब सिक्खी में आए। और फिर गुरु नानक देव जी की ऐसी कृपा रही कि आज जो किसान मूवमेंट चली है, बेसिकली ये जो आज किसान मूवमेंट चली है, ये किसान मूवमेंट ये गुरु नानक देव जी की ही एक, हम तो मानते हैं कि योजना है, हाँ, उनकी एक प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल, मैं इसमें साथ में जोड़ता जाऊं कि ये सारा कुछ एक बड़े ही प्लान्ड वे में हो रहा है, हुआ है। सो इनका एक पहले से ही यूथ का एक बड़ा अच्छा सा, क्योंकि जाट का हम जानते हैं कि आंदोलन चला, उसमें इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया। ये सभी जो नौजवान बैठे देख रहे हैं ये सभी जाट फैमिली से हैं। सो इनको उस दौरान जो एहसास हुआ, जो इनके मन में बात आई, क्योंकि पहले से ही आपका नेटवर्क कितना बड़ा है जैसे आप बात कर रहे हैं? आज हमारा यूनियनिस्ट मिशन का नेटवर्क नॉर्थ इंडिया में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में है। 60 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। 60 डिस्ट्रिक्ट्स में आज पश्चिम उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणवी पंजाब में, दिल्ली में, आज हमारा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में आज हमारा नेटवर्क फैल चुका है। सो इस गुरु नानक साहब की विचारधारा तक आने से पहले जो आपका मिशन था उसमें क्या आप लेके चले थे कि जो इतना बड़ा आपका सर्कल बन गया? जहाँ सर छोटू राम का आपने बोला कि उनकी आइडियोलॉजी थी, वो कुछ ऐसा चाहते थे जो बाद में नहीं हो पाया इंडिपेंडेंस के बाद। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हम लोग सोशल आइडियोलॉजी को लेकर चले हैं। यूनियनिस्ट मिशन की जो आइडियोलॉजी है, सर छोटू राम जी कहा करते थे कि ए भोले जमींदार मेरी दो बात मान ले, एक ले बोलना सीख, दूसरा दुश्मन पहचान ले। तो उनका जो क्रक्स था वो था कि भाई दुश्मन को पहचाने, हम लोग दुश्मन को पहचानेंगे, दुश्मन की स्ट्रेटजीज टैक्टिक्स को जानेंगे, पहचानेंगे, तो ही हम लोग सोशल कंट्राडिक्शन को दूर करके हम लोग गति कर सकेंगे। तो हम लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप था वो था कि हम दुश्मन पहचानें। और सर छोटू राम जी कहा करते थे आपका दुश्मन कौन है, उनसे पूछा आपका दुश्मन कौन है, तो उन्होंने बताया कि जो प्रीस्ट क्लास है, जो ब्राह्मणवाद है, जो मनुवाद है, वो आपका दुश्मन है। तो इस आइडियोलॉजी को लेकर हम लोग चले कि भाई ब्राह्मणवाद हमारा दुश्मन है। और आज भी आप देख सकते हैं, और ये बात आम हो चुकी है। आप राकेश टिकैत जी जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के लड़के हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने एक सभा में कहा कि एक भी सिंगल मंदिर भी ऐसा नहीं है जो आज किसान मूवमेंट में मदद कर रहा हो, और सिंगल गुरुद्वारा ऐसा नहीं है जो मदद नहीं कर रहा हो। और ज़्यादा दूर नहीं है हम, भाई हरियाणवी पंजाब और पंजाब ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर और गुरुद्वारा ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गुरुद्वारा जो है वही केवल चैरिटी कर रहा है, मंदिर से कोई चैरिटी नहीं हो रही है। तो इस वजह से सर छोटू राम जी कहा, सर छोटू राम ने हमें बहुत पहले चेताया था कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। लोग तो आज लोगों के समझ में आना शुरू हुआ है। तो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन 2015 में हमने फ्लॉट किया, और इस वजह से, इसकी क्रांतिकारिता की वजह से, इसकी सही डायरेक्शन होने की वजह से ये जो है मूवमेंट बहुत तेज़ी से हमारा फैला, और इसी चीज़ से गवर्नमेंट घबरा गई और हमारे ऊपर ये एट्रोसिटीज़ गवर्नमेंट ने की। और आज इसी बेस को लेकर हम
यूनियनिस्ट सिख मिशन हमने बनाया है। यूनियनिस्ट सिख मिशन यूनियनिस्ट के साथ सिख जोड़ सिख मिशन, यूनियनिस्ट मिशन तो हमारा काम कर रहा है, डेट इज अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सिखी के प्रचार प्रसार के लिए हमने यूनियनिस्ट सिख मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट किया है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा था कि 96 करोड़ी खालसा होना है, तो 96 करोड़ी खालसा होना है, ये उनका एक प्रोग्राम था। ये उन्होंने एक टारगेट दिया भविष्य के लिए कि 96 करोड़ी खालसा बनेगा ये, और वो बनेगा और हमें वो गुरुओं की कृपा से बनाना भी पड़ेगा, उसमें हम लोग भी ताकत लगाएंगे। वो उनकी एक प्लानिंग थी। तो उसी प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए हमने यूनियनिस्ट सिख मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और इसके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार सिक्खी का कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं ये सिख वर्ड जो आपने उसके साथ जोड़ा, कब से ये हमने जोड़ा है इस किसान मूवमेंट के शुरू होने से पहले। अच्छा, हाँ, किसान मूवमेंट के। तो मतलब प्लानिंग किसी की चल रही है? प्लानिंग तो देखो जी, प्लानिंग तो गुरु नानक देव जी की चल रही है। प्लानिंग जो आपने पहले भी बोला था, हम भी महसूस कर रहे हैं, काफी दिनों से महसूस कर रहे हैं। आपसे तो आज मिले, वो भी मैं समझता हूँ गुरु नानक देव जी की प्लानिंग हमें यहाँ पे लेके आई है। अगर उस पर बात करेंगे तो उसमें भी सभी को पता चलेगा कि हम आज यहाँ कैसे, रोहतक में कैसे आ गए, क्योंकि हम तो बॉर्डरों पे थे, आखिर रोहतक में कैसे आ गए। आज सुबह ही हमें पता चला कि एक ट्रैक्टर रैली जो है टिकरी बॉर्डर से चलेगी, गांव के जाएगी और शाहजहानपुर वाला बॉर्डर वहाँ तक जाएगी, आज या कल तक पहुँच जाएगी। हमने कांटेक्ट किया, हम चले सिंगू बॉर्डर से, रास्ते में हमने कांटेक्ट किया, पता चला कि वो रैली वहाँ से निकल पड़ी है। हम टिकरी बॉर्डर जाने की बजाय हमने उनसे संपर्क किया, 2-3 बार पूछा कहाँ, तो उन्होंने हमें बोल दिया कि इनका जो गांव है सिलानी गांव के बाईपास पे आप आ जाइए, हम वहाँ पे मिलेंगे आपको। सो हम कुदरती वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि पूछते पूछते तो हम वहाँ पे पहुँच गए। हम पहुँचे थे, कुछ और फार्मर्स आ गए वहाँ पे, तो थोड़ी देर में मतलब जैसे कि आप जान ही रहे हो कि हम पिछले कुछ दिनों से कुछ बुक्स दे रहे थे लोगों को, क्योंकि उनके मन में जो है सवाल है ना, उनका जवाब मिल जाए कि ये लंगर क्यों चला रहे हैं, क्या करते हैं, ये इतना सेक्रीफाइस क्यों है, पहले स्ट्रगल कैसे होती थी। सो विजय सिंह और सुंदरी 2 नावल जो हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पहले। तो मैं उतर के इधर उधर अभी बातचीत कर रहा था, तो मेरे साथियों ने क्या किया कि वो हिंदी वाले 2 नावल वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। जो भी लोग आए थे उनको वो मिला, तो थोड़ी बहुत चर्चा शुरू हुई कि ये क्या है, तो पता चला कि ये सिक्खी की वो विचारधारा है, जहाँ वो स्ट्रगल है इन नावल में, जो कि 18वीं सदी हम कह सकते हैं, 2 सदी पहले की बात। सो ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये भाई साहब आपका नाम? पवन सिंह जी, सरदार पवन सिंह जी। सो सरदार पवन सिंह जी के हाथ में वो बुक आई। मैं चाहूँगा कि वो बुक इनको पकड़ा दीजिए। सुंदरी का जो हिंदी एडिशन था वो इनके हाथ में आई, तो हल्के से बात शुरू हुई कि हम सिख बन रहे हैं। हाँ जी, हल्के से, बड़े लाइटली कैजुअल से हम खड़े थे, क्योंकि बारिश शुरू हो गई, तो एकदम बारिश आई तो हम एक शेड में चले गए, वहाँ पे जाके हमने बातचीत शुरू की। तो इन्होंने खुद ही बोला, क्योंकि वो एक बुक मिली, तो ये बुक है ना, हाँ, तो ये सुंदरी बुक भाई वीर सिंह की जो लिखी हुई है। सो इसने वो टॉपिक शुरू करवा दिया। ये सारा कुछ मैं समझता हूँ उसकी प्लानिंग है। हम इसको काफ़ी दिनों से लेके चल रहे थे, लेकिन कल ही डिस्ट्रीब्यूशन हमने शुरू की। असल में प्लानिंग का क्या है सर कि आप 1000 लोगों से पूछिए, हम लोग 1000 लोगों से पूछें, 1000 लोग बैठे हुए हों कि अपने जीवन में किस किस की प्लानिंग पूरी हुई है। मैं समझता हूँ किस किस की योजना पूरी हुई है, किस किस के ख्वाब पूरे हुए हैं। तो 1000 आदमी में से भी एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो हाथ खड़ा करके ये कहे कि जी मेरी प्लानिंग पूरी हुई है। मनुष्य की प्लानिंग कभी पूरी नहीं होती। यहाँ गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम में यही हुए, वो कहते थे कि भाई मनोरथ ना करे, कि है ए मन तू मनोरथ ना कर, तू ज्यादा जो है प्लानिंग ना कर, मनोरथ ना करे, तेरी करनी ना हो, पानी ते घी लिकड़े तो लूखा सोने को। अगर पानी से घी निकलेगा तो कोई लूखा नहीं सोएगा। तो मनोरथ ना करे, तो प्लानिंग किसी की पूरी नहीं होती, प्लानिंग गुरुओं की पूरी होगी, पूरी परमात्मा की पूरी होगी प्लानिंग। तो हम लोग तो सुबह उठ के यही दुआ करते हैं कि हे गुरु नानक देव जी, आपकी प्लानिंग पूरी हो, और आप भी जो आए हैं आज हम लोग बैठे हैं, ये उन्हीं की प्लानिंग से है। बिल्कुल उसी प्लानिंग से हम आए। सो हम वहाँ पे पहुँचे,
हमारे पास करीब आधा पौना घंटा टाइम था, हमने इनसे बात की, इन्होंने हमें बताया, आपसे बात हो गई। हाँ जी। ये सारा टाइम एक प्लानिंग का हिस्सा था, ये बुक्स भी बांटनी ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा था, और हमारी बातचीत हुई तो आज शाम को हमने फिर टाइम फिक्स किया कि हम रोहतक में बैठ के सारा आगे का डिस्कस करेंगे। सरदार पवन सिंह जी से थोड़ी सी बात, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनके जज्बात भी आप तक पहुँचने चाहिए। जी आपको कैसे लगा जब से आपसे भी ये बात हुई कि सिक्खी धारण करनी चाहिए, सिख बनना चाहिए, आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो हमें प्रेरित करने वाले हैं, मनोज भाई साहब हैं, इन्होंने जब बताया सिक्खी के बारे में जो बताया तो हमने भी देखा। और फिर मनोज भाई साहब की हमें एक बात सबसे सुंदर लगी, जो मनोज भाई साहब अक्सर कहते हैं हमारे युवा साथियों को, कि भाई शेर और शेरनी में फ़र्क हो है, शेर और बब्बर शेर में फ़र्क हो है, और जो कबूतर कबूतरी में फ़र्क हो है, मोर मोरनी में फ़र्क हो है। तो रब ने हमें सिख बनाया है, क्योंकि ढाडी के रखेंगे, केस रखेंगे, अगर शेर की हम कटिंग करा दें, शेर को कर दें, बब्बर शेर के बाल वगैरह सारे काट दें, तो वो शेरनी से भी बहुत सूरत लगेगा। और जैसा मोर है, मोर की वे पंख जो होती हैं वे निकाल ली जाएं तो वो मोरनी से भी बुरा लगेगा। तो इसी प्रकार क्यों ना हम अपने जो एक्चुअल रंग रूप है उसमें आएँ, और हमें जो भगवान ने पुरुषों को और से सुंदर बनाया है उस रंग रूप में हम आएँ। और सिक्खी यही हमें सिखाती है, और जब हम उस ओरिजिनल रंग रूप में आएंगे तो हम जो ओरिजिनल मानवता है, जो ओरिजिनल सब कुछ होता है, उसी की तरफ हम बढ़ेंगे, न कि दिखावट की तरफ। तो बिल्कुल ये ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ, क्योंकि जब कोई भगवान की बनाई हुई जो सूरत होती है उसको एंजॉय करना शुरू करता है तो उसमें वो उसकी नज़दीकी भी महसूस करना शुरू कर देता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो ये महसूस किया होगा। देखिए, मैं जब केश मतलब कि कटिंग करवा लिया करता था उस समय और अब मुझे बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक डिफरेंस महसूस हुआ। पता नहीं क्यों, मतलब मैं अब अपने अंदर ज़्यादा धैर्य, ज़्यादा पेशेंस मुझे महसूस होने लग गया, ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे महसूस होने लग गया। स्पिरिचुअल जो है वो मेरी धारणाएं बन गई। तो मैं ये समझता हूँ, और मुझे अपने एक एक केश से, माने एक एक बाल से जो है मुझे अपने मोहब्बत होने लग गई। हाँ, मतलब शुरुआत में तो आदमी ये मानता है कि भाई नहीं, क्लीन शेव हो जाओ आपको तब अच्छा लगेगा, नहीं। लेकिन जब आप इस वेश में आओगे ना, तब आपको इसके डायनेमिक्स खुलेंगे इसके। तो एक एक आपको अपने एक एक केश से, एक एक बाल से जो है वो मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी गुरुओं का प्रताप है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पवन भाई ने बताया ये बिल्कुल सही बात है, और इस चीज़ को भी हम लोग प्रोपगेट करते हैं कि नेचुरल वे में हमको आना चाहिए। और नेचुरल वे में जब हम आएंगे तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, शांति भी हमारे दिमाग में उतरेगी, शांति उतरेगी, दिमाग में पीस रहेगा। तो हम लोग, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई में भी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी। तो इस वजह से ये तो इसके डायनामिक्स तो जो रखेगा ना, माने गूंगे का गुड़ है ये तो। हाँ, गुड़ कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कही है, क्या कहिए। एक गूंगा गुड़ खा लेगा, उसके पूछो कि कैसा लगा तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसा ही करेगा ना। हाँ जी, मतलब बता नहीं पाएगा ना, बता नहीं पाएगा। यही है, यही है, महसूस करेंगे, इसको महसूस करेंगे। तो मैं तो ये संदेश युवाओं को देना चाहता हूँ, अपने सब भाइयों को देना चाहता हूँ कि आप केश, मूछ, दाढ़ी ये रखिए। हमें ये भी कहा कुछ लोगों ने, जो शायद ये घबराते थे कि भाई ये केश, मूछ, दाढ़ी रखने से डर जाएंगे या ये इस तरीके से नहीं रखेंगे। तो मैंने उनको ये समझाया भी कि भाई नहीं, आप जो है हम लोग तो पूरे वेश में आएंगे, आप हमें यूं डराओ मत कि हम क्लीन शेव रहें या इस तरीके से। हम लोग तो अपने मतलब पूरे वेश में आएंगे। तो पूर्ण वेश में हम लोग आएंगे ना सर, हाँ, तभी जो है हमारी आंतरिक खिलावट होगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो बिल्कुल ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है ना, ये साडे जहन दे विच वेखो, हमारे भाई साहब सरदार मनोज सिंह जी कितनी बड़ी, कितनी गहरी बात कर रहे हैं। विचारधारा की आपने बात की कि आपको जेल में जब टाइम था तो उस टाइम आपने स्टडी किया कि हाँ ये हमारे उसके नज़दीक है, दिल के नज़दीक का सारा। हाँ। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं बाहर आया तो हम लोग तो सिक्खी में आ गए। सिक्खी में आ गए तो फिर मैंने अपने सारे साथियों को कहा कि आप लोग भी सिक्खी में आइए, और फिर हमने प्रचार शुरू किया इसका। सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने नेटवर्क के माध्यम से हमने सिक्खी का प्रचार शुरू किया। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी सपोर्ट हमें मिलेगी।
हाँ, गुरु नानक देव जी की इतनी बड़ी सपोर्ट हमें मिलेगी, क्योंकि जिस साल मैं आया था जेल से बाहर तो करतारपुर कॉरिडोर भी उसी साल खुला था। तो करतारपुर का जो कॉरिडोर खुला है, वहां से बाबा गुरु नानक देव जी ने एक हिंट दिया था कि अब गुरु नानक देव जी की लीला इस संसार में शुरू होनी है। बिल्कुल, प्रगट भई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। सो ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋੜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ कि वो अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर। सो भाई साहब, आप अपने बारे में थोड़ा बताते, अपना नाम और कहाँ से के रहने वाले? पिंड च मेरा पाजी है डिगल, और नाम पहले परवीन अलावत था, अब परवीन सिंह अलावत है। सरदार परवीन सिंह अलावत। सरदार परवीन सिंह अहलावत। सो ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। भाई गुरदास जी ने बहुत कुछ बयान किया होया, पर हुण कुछ ना कुछ ऐसा साडे सामने आ रहा कि हुण सानूं महसूस हो रहा कि सारा कुछ जो कुछ भी होया, चाहे किसान संघर्ष की गल कर ली जां करोना वाला एपीसोड दी देख लीए, पूरी दुनिया दे विच गुरु नानक साहब जी दी ये जिहड़ी वंड के छको दी गल है ना, ये बहुत जबरदस्त ढंग दे नाल जिहड़ी सामने आई है। कुल दुनिया का मैनूं नहीं लगता कोई ऐसा मुल्क होएगा कि जिथे इस दी प्रशंसा नहीं की, किसी दे PM ने, किसी दे कोई सारी दुनिया के लीडरां ने प्रशंसा की, पर इत्थे नहीं सी होई उस ढंग दे नाल जिन्नी दुनिया च होई। सो इत्थे कराउण दे वास्ते हुण फार्मर संघर्ष शुरू हो चुका है। सो हुण फार्मर संघर्ष दे राहीं मैं समझदा किड्डी वड्डी पद्धर दे उत्ते अज हर मैनूं लगदा छोटे तो छोटा बच्चा हर कोई जिहड़ा वा वो मुरीद होया पिया इस सेवा भाव दा। ते इस ढंग दे नाल वेखो साडे नाल सरदार मनोज सिंह जी ये सांझ करते पे सी कि इन्हां ने फिर अपने वो जिहड़ा सर्कल सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰ ਮਿਲੀ, ਸਪੋर्ट मिली कि बड़ी जल्दी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ मिशन? देखिए, जब हम लोगों ने ये बात करनी, सिक्खी की बात करनी शुरू की, तो लोग हमारी आलोचना भी नहीं कर पाए। माने लोग, क्योंकि यहाँ सब तरीके के लोग हैं जो हिंदू संस्कारों से भी ग्रसित हैं, जिनके अपने पूर्वाग्रह हैं, अपने बायस्डनेस है लोगों की, मतलब लोग हमारी ढंग से आलोचना भी नहीं कर पाए कि इतनी देर में गुरु नानक देव जी की मदद हमें पहुँच गई। जो पंजाब से, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम पंजाब को पहुँचने नहीं देंगे दिल्ली में, लेकिन पंजाब ने दिल्ली के अंदर जाके और वो धरना दिल्ली में रख दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। और दिल्ली के अंदर जो धरना रखा, उसकी वजह से हरियाणवी पंजाब के लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा जज्बा पैदा हुआ। हम लोगों के अंदर बहुत जज्बा पैदा हुआ और हम पूरे हरियाणवी पंजाब ने ये माना कि सिक्खी जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, केवल भारत की नहीं। आपको मैं सच बताऊं, इस तरीके की भावनाएं हरियाणवी पंजाब के अंदर हैं कि आज पूरा हरियाणवी पंजाब सिक्खी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मान रहा है। पूरा हरियाणवी पंजाब ये मान रहा है कि सिक्खी पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर रिलीजन है, सबसे ताकतवर धर्म है, सबसे ताकतवर विचारधारा है। तो हम लोग जिस चीज़ को प्रचारित प्रसारित करने की मन में रखे हुए थे, जो संकल्प
हम लोग लिए हुए थे। अभी फर्स्ट लेवल पे आप सोच रहे थे, फर्स्ट लेवल पे सोच रहे थे, तो हमें ये नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी मदद हमें गुरु नानक देव जी पहुंचाएंगे, कि जो काम हम 1000 सेमिनार करके भी पूरा नहीं कर सकते थे, वो गुरु नानक देव जी ने वो एक झटके में पूरा कर दिया। बिल्कुल। मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में ये सारा कुछ हो गया ना। कुछ महीने कह लिए, पहले पंजाब में 2 महीने लगे, लेकिन जब से दिल्ली की ओर कूच किया गया उसके बाद तो एकदम से ही जैसे रेवोल्यूशन आ जाता है। रेवोल्यूशन सर, और साइलेंट रिवोल्यूशन नहीं, साइलेंट रिवोल्यूशन नहीं, दिखता हुआ रिवोल्यूशन। दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सामने दिख रहा है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो खुद जाके देख ले भाई, सभी बॉर्डर खुले। हाँ। सभी बॉर्डर पे जाके आप आधा घंटा लगा लो, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप बायस्ड नहीं है, अगर तो आप पहले से ही कोई अपने फिक्स एजेंडा दिमाग में एक लॉक लेके जा रहे हैं, फिर तो टाइम लगेगा, पहले वो लॉक खुलेगा फिर आपको समझ आनी शुरू होगी। लेकिन अगर आपका लॉक खुला है, आप न्यूट्रल होके जा रहे हैं, तो आपको बात समझ आ जाएगी। और ये बात जाओ और देख लो, एक कहावत थी बिफोर पार्टीशन कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। तो आज जिसने बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर जो नहीं आया, जो टीकरी बॉर्डर पर नहीं आया, जिसने ये धरने नहीं देखे, उसने, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कुछ नहीं देखा। सही बात। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए और सेवा भाव, जिस तरीके से हमारे सिख कम्युनिटी कर रही है, उनका जज्बा, वो सबको देखना चाहिए। बिल्कुल, जज्बे की बात है ना, जज्बे की बात जज्बे वाले जल्दी समझ आते हैं। तो एक जज्बा आप लोगों में हमने भी देखा। सो इतनी जल्दी आपने हमें बड़ा भाई बना दिया। उन्होंने इतने साल लगाए हमें दूर दूर करने को, और आपने एक ही दिन में बड़ा भाई मान लिया। 25-26 में ये सारा कुछ हो गया एकदम से। सो मैं चाहूँगा कि हमारे जो और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, अहलावत साहब, उनसे कुछ सांझ करनी चाहेंगे। आप क्या कहना चाहते हो? आप सिक्खी की ओर बढ़े हो, कैसे बढ़े हो, क्या कैसा लगता है? देखिए, मैं कहना चाहता सी, आज पग जो गुरुओं दा मान है जो मैंने धारण की है, और जो हमारा हरियाणवी पंजाब है, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं गांवों के अंदर, वो खंडवा बोलते हैं, हम आप पगड़ी बोलते हैं सिख धर्म में। तो हम जब जब बुजुर्ग होते जाते हैं तो हम वो खंडवा और पगड़ी धारण करते हैं। और जब जीवन की शुरुआत महत्वपूर्ण नहीं है, अब जीवन की अंतिम यात्रा कैसे खत्म करके जाएंगे वो महत्वपूर्ण होता है। जब पगड़ी हमारा मान है, जब हमारी संस्कृति एक है, जब अंतिम यात्रा में हमें इसे धारण करना है, तो क्यों ना हम अब इसे जवानी में भी धारण करें। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आज तक हमने सुना था, हम लोग सुनते थे, जैसे पंजाबी फिल्में देखते या अन्य चीज़ें देखते, कि चिड़िया के साथ बाज को लड़ाते हैं, 1.25 लाख से एक को लड़ाते हैं। तो अक्सर मन में ता गोविंद सिंह नाम धराऊं। तो मैं अक्सर सोचता था कि सिंह हैं, 2 हाथ पैर उनके भी हैं, मनुष्य योनि में वो भी हैं। वो एक आदमी 1.25 लाख से लड़ता है, तो 2 हाथ पैर मेरे भी हैं, मेरे अंदर ये ताकत क्यों नहीं है कि मैं 1.25 लाख से लड़ूं? तो फिर कहीं ना कहीं हम जिस धर्म में या जिस पाठ्यक्रम में जो हमको सिखाया जाता है वो सिखाया नहीं जाता। सिख धर्म में बात क्या है कि वो गुरु हैं, गुरु महाराज की वाणियों में है कि आप शक्तिशाली हैं, आप में वो ताकत है, आप 1.25 लाख से एक को लड़ सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो विचारों से ही बनता है। जो गुरुओं की वाणी में वो विचार है कि 1.25 लाख से एक लड़ सकता है, चिड़िया बाज के साथ लड़ सकती है। लेकिन हमारी वाणियों में ये नहीं सिखाया जाता। हमारी वाणियों में कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से, मनोज दुवन साहब बता रहे थे, पूर्वाग्रह से ग्रसित हम लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं कमजोरी की बेड़ियों में है, हम लोगों को बांधा गया था। वहीं अगर खालसा पंथ की बात की जाए तो गुरुओं की वाणी आपको वीर बनाती है, गुरुओं की वाणी आपकी सोच को फैलाती है। फिर चिड़िया बाज से लड़ती है, फिर एक आदमी 1.25 लाख से लड़ता है। बहुत सुंदर बात की जी। ये रहमत है गुरु सच्चे पातशाह जी की मेहर रहमत, क्योंकि वो जज्बा है, सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया। चमकौर साहिब की जंग वो हमारे सामने है। खुद उन्होंने बात की है 10 लाख की, 10 लाख का घेरा था, उसमें से निकल के जाना। ये सारा कुछ प्रैक्टिकल है। चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। सो वो रहमत, वो मेहर, सो बहुत अच्छे से ये सारा कुछ एक्सप्लेन हो रहा है हमारे सामने।
सो भाई साहब मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ कहना चाहते थे, आपके मन में कुछ घूम रहा है। सर मेरे मन में एक बात आई थी। बात ये थी कि हम सिक्खी से दूर क्यों हुए, उसके बारे में मैं एक छोटी ही बात अपनी रखना चाहता हूँ। सिक्खी से दूर हम अपने आप नहीं हुए, हमें दूर रखा गया है। इसका कारण जब हम इतिहास में जाके अपनी इतिहास को स्टडी करते हैं तब देखते हैं। जैसे हमें पहले तो सिख धर्म से दूर किया गया षड्यंत्रों के तहत, और फिर धीरे धीरे हमें सिख जो पंजाबी भाषा थी उससे भी दूर किया गया। अगर हम पीछे जाएं 1947 में यह अलग देश बन गया। अलग देश बनने के बाद हरियाणा और पंजाब में भाषा के नाम पे जो है ना उन्होंने लड़ाइयाँ करवाई हैं, रोड़े करवाए हैं। इन्होंने क्या किया कि पहले तो जो 51-52 में जो स्ट्रक्चर बना था वो तो ये था कि भाई हरियाणा में हिंदी और पंजाबी दोनों पढ़ाई जाएंगी और पंजाब में हिंदी और पंजाबी दोनों पढ़ाई जाएंगी। लेकिन जैसे इन्होंने हमारे अंदर हिंदुत्व भरा, हिंदुत्व बढ़ने के बाद हम बन गए कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू बनने के बाद हमें फिर अपनी जो लैंग्वेज थी, मैं ये मानता हूँ कि जो हरियाणवी लैंग्वेज है, हरियाणवी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं पंजाबी से ही निकली है, गुरुमुखी से ही निकली है। हम नागरी लिपि में वो चीज़ें नहीं लिख सकते जो गुरुमुखी में लिख सकते हैं। हरियाणवी लैंग्वेज को लिखने का सबसे बेहतर जो लिपि है वो गुरुमुखी है। अब इसमें मैं एक बात और कहता हूँ कि हमें जो है 1966 के बाद हरियाणा में एक मांग रखी गई कि जो है पंजाब हम पे पंजाबी ज़बरदस्ती थोप रहा है। मांग वैसे देखा जाए तो आम लोगों के लिए तो ये था कि भाई ज़बरदस्ती थोप रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, ये हमें सिक्खी से दूर करने का एक षड्यंत्र था और वो इस षड्यंत्र में कामयाब भी हो गए। हमारे जो हमसे ऊपर वाली जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी फिर जो है शास्त्री करने लगी, आर्य समाज का लिटरेचर पढ़ने लगी और फिर हिंदुत्व में रंगी। जो आर्य समाज का सॉफ्टवेयर है वो आपको कहीं घुमा फिरा के हिंदुत्व पे ला के छोड़ेगा। और अब जो है हम कट्टर हिंदू है तो जो है हम मंदिरों की चर्चा करने लगे। लेकिन हम जो अपने कल्चर था, अपने जो बुजुर्गों का जो इतिहास था, जिस इतिहास में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी तक सुरक्षित थी, उसको तो दिया हमने भूला। जैसे हमने अब सोनीपत राही गांव में गए थे तो वहाँ पे उनका एक गुरुद्वारा है जिसका नाम, गुरुद्वारे का नाम है कुशाल सिंह दहिया स्मारक। तो कुशाल सिंह दहिया जो है उन्होंने अपना शीश दे दिया था, शीश बचाने के लिए शीश दे दिया था। इतनी बड़ी कुर्बानी को हमने भुला दिया। बिल्कुल, ये जो कुर्बानी की बात कर रहे हैं ना, उसको और जोड़ता जाऊँ। मैं समझता हूँ कि आप अगर एक्सप्लेन कर दे तो और बेटर रहेगा। वो जो गुरुद्वारा है, जब गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश लेके जा रहे थे, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? तो गुरु तेग बहादुर जी का जब शीश भाई जैता जी लेके जा रहे थे तो मुग़ल सेना उनके पीछे थी। तो मुग़ल सेना जब उनके पीछे थी तो उनको शीश देना जरूरी हो गया कि किसका शीश दिया जाए। तो भाई कुशाल सिंह दहिया जी ने अपना शीश कटवा दिया था और मुग़ल सेना को शीश दे दिया था। और तब भाई जेता जी वो शीश लेके आगे गए थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानी है, बड़ी कुर्बानी है। हाँ, देखो इस धरती की कुर्बानी है। उन्हें पता चला था कि अगर वो पीछे नहीं हटेंगे या इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। गुरु तेग बहादुर जी का शीश सुरक्षित अनंतपुर साहब तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को बोला था कि मेरा शीश काट दो और जब ये आएंगे तो इनको दे दो। सो ये सारा कुछ, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी रिच हेरिटेज इस धरती के यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। सो लेकिन कैसे हमें बुला दिया गया ना, हम बुला दिया गया। तो ये बहुत रिच हेरिटेजेस यहाँ हैं और यहाँ बहुत से गांव आपको मिलेंगे जिन गांवों के नाम के पीछे खालसा मिलेगा आपको। और बड़ खालसा गांव है जहाँ भाई कुशाल सिंह दहिया जी की कुर्बानी हुई थी और ये सिंगू बॉर्डर के नज़दीक है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथी सिंगू बॉर्डर पर हैं वो उस धरती के ऊपर हैं जहाँ बड़ खालसा में गुरुओं के लिए हमारे लोगों ने जो है अपना शीश दे दिया था। और कितनी बड़ी गल है, कितनी बड़ी। देखो इस धरती के उत्ते देखो शीश अपना कटा देना, अपने बच्चे को कहना मेरा शीश वड़ के दे दो। ये सारा कुछ जो आप महसूस करिए गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसा प्रगट करने तो पहले दा है। ये बात समझने की ज़रूरत है।
गुरु गोबिंद सिंह जी, अक्सर हम सोचते हैं कि जो सूरबीरता गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें दी है, ठीक है उन्होंने भी दी, उसको असीम कर दिया उन्होंने, लेकिन उससे पहले भी भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उन्होंने जो कुर्बानी की थी उसी हेरिटेज में ये कुर्बानी आ रही है कि अपना शीश कटा के गुरु की जगह अपना शीश भेंट कर देना। बिल्कुल ये इस एरिया में है जी। और ये इस वजह से रहा क्योंकि जो अलावत साहब ने जो बात कही कि भाई 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं का जज्बा कैसे पैदा हुआ, वो पूरी की पूरी साइकोलॉजी बदलने की बात है। क्योंकि हम लोग अगर साइकोलॉजी नहीं बदलेंगे तो वो जज्बा भी पैदा नहीं होगा। पहले क्या था, हरियाणवी पंजाब में नाम रखने की ही परंपरा नहीं थी। कोई छोटे हाइट का होता उसको कहते छोटू, कोई बड़ा होता उसको कहते जो है लंबू, कोई काड़ा होता उसको काड़ू, कोई गोरा होता उसको कहते भूरा या उसको कहते धोड़ा, लीला, इस तरीके से नाम होते थे, मोलड़। तो ये हमारे नाम थे। पंजाब में भी घसीटा, खरेती लाल, घसीटा, इस तरीके से नाम होते थे। लेकिन गुरुओं ने सबसे पहले तो हमें बताया कि भाई आप अपने नाम तो ठीक करो। उन्होंने हमें जोरावर सिंह, फतेह सिंह, रंजीत सिंह, सुभेग सिंह, जरनैल सिंह, हमें सिंह बनाया। और औरतों को जो है, हमारी बहनों को उन्होंने कौर बनाया। तो जब आपका नाम से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, अगर हमारा नाम ही कमजोर होगा तो हमारे अंदर हमारा फर्स्ट कॉन्फिडेंस ही वहां लूज कर जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, अब जैसे हम लोग अगर घबरा जाएं, चारों तरफ मान लीजिए हमारा दुश्मन आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे बचाओ बचाओ। लेकिन अगर कोई सिख है और दुश्मन चारों तरफ आ जाए तो वो बचाओ बचाओ नहीं कहेगा, वो कहेगा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो वार क्राई, लड़ने का तरीका, लड़ने का जज्बा, और बहुत छोटी छोटी चीजों से गुरुओं ने हमें दिया। और इसकी वजह से 1.25 लाख से एक लड़ाऊं का खालसा वो पैदा हो गया। सबसे बड़ी बात आज भी हम देखते हैं ना, किसी भी बॉर्डर पे, चलो पंजाब वाले तो बोले सोने हाल सत श्री अकाल लगाते ही हैं, अभी सारे ही लगा रहे हैं, जो हरियाणा वाले कर लिए, यूपी वाले। सो बोलने मात्र से ही बोले सोने हाल सत श्री अकाल बोलने से ही एक ऐसा जोश आ, जज्बा आ जाता है कि इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ जी। सो ये बहुत बड़ी, मतलब जो उन्होंने हमें स्लोगन दिए हैं, जो मेहर दी, एक एक स्लोगन में एक एक मेहर है हमारे स्लोगन भी ऐसा है कि वो एक सेकुलर स्लोगन है। अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाएगा तो हो सकता है कि 90% लोग उस नारे को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन जो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये जो गुरुओं की जो हमें देन है, ये एक सेकुलर है। इसे हिंदू भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, बुद्धिस्ट भी उसी जज्बे से लगाता है जिस जज्बे से एक सिख लगाता है। सत श्री अकाल, वो अकाल सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ है, वो सदा ही सच है। सो ऐसा देखो कितनी ब्रीकी में जाके इन्होंने बात हमारे साथ शेयर की है। सो मेरे कुछ और भाई बैठे हैं, क्योंकि मनोज जी से हमारी बात लंबी चलेगी, तो मैं चाहूँगा इनका भी हिस्सा उसमें आए। सो आप भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि आपको। सत श्री अकाल, मेरा नाम अमित सिंह चार है। सबसे पहले 2016 में मेरे अंदर अलगाव का एक भाव पैदा हुआ, क्योंकि उससे पहले मैं मोदी भगत था और सोचता था कि देश में अगर मोदी की सरकार आ गई तो हमारे किसानों को और हमारे सभी कमेरे वर्ग के भाइयों के लिए अच्छे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही 2016 के अंदर जाट रिजर्वेशन मूवमेंट खड़ा हुआ तो हमारे ही भाइयों पर झूठे केस लगाकर उनको जोड़े को अंदर ढूंस दिया गया और उन पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई जैसे देशद्रोही की धारा, और उन पर बड़े बड़े कानून थोपकर उनको अंदर डाल दिया गया। तो मेरे को पहली बार समझ में आया, अगर सेंटर में भी हिंदू सरकार है और हमारे भाई भी, हम भी हिंदू हैं और यही हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं, यही हमारे पर झूठे केस लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे विरोधी हैं। उस टाइम पर एक मूवमेंट और हुआ, सिख भाई हमारे समर्थन में आए, उन्होंने अमेरिका के अंदर यूएन में भी हमारे जाट रिजर्वेशन को सपोर्ट किया, मुस्लिम भाई भी हमारे सपोर्ट में आए। लेकिन कोई भी हिंदुवादी मीडिया हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। कोई भी, जितने ये आरएसएस के संगठन है, हिंदुवादी संगठन है, ये सब जाट रिजर्वेशन को ऐसे दिखा रहे थे जैसे हम तो इस देश में आतंकवादी हैं, उपद्रवी हमारे को जो है ना नाम से ये उपद्रवी नाम हमारे को दे रहे थे ये। तो कोई भी हिंदुवादी संगठन मदद में नहीं आया। तो पहली बार ये समझ में आया कि ये हिंदू लोग ही हमारे विरोधी क्यों हैं, और जितना भी हिंदू मीडिया था वो भी हमारे खिलाफ था।
उसके बाद अभी किसान आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें भी हमारे को ये समझ में आया कि सिख भाई भी लंगर लगाए हुए हैं और मुस्लिम भाई भी लंगर लगाए हुए हैं, लेकिन हिंदूवादी मीडिया हमारे को कभी खालिस्तानी बोल रहा है, कभी विदेश फंडिंग में बोल रहा है और कभी लुटेरे बोल रहा है। और वे उनका जो हिंदूवादी जो जितने भी पेज हैं फेसबुक के ऊपर भी और मीडिया है वो ही हमारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ना कि वो सपोर्ट में आ रहा है। और सभी भाई धर्म वाले हैं, कमेर वर्ग के जितने भी लोग हैं हमारी सपोर्ट में आ रहे थे। तो इससे भी हमारे में समझ में आया कि हमारे दुश्मन असली कौन है, हमारे को दुश्मन साफ दिखाई देने लगा। और हमें ये महसूस हुआ कि सिख भाई भी हमारे बांट के खाने वाले लोग हैं। मैं किसान परिवार से आता हूँ और किसान का स्वभाव ये है कि वो अपने आसपास किसी आदमी को भूखा नहीं देख सकता। जब तक कोई भूखा आदमी को खुद खाना नहीं खा सकता, किसी लाचार आदमी को नहीं देख सकता। ये हमारे किसान सभी जातियों का स्वभाव है, हर एक कमेरे वर्ग का ही स्वभाव है। और सिख भाइयों का भी यही स्वभाव है कि वो किसी आदमी को भूखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो खुद कम खा ले या कम बिना खाए गुजरा कर सके, लेकिन दूसरे को भूखा नहीं रहने देगा। तो ये हमारे जो विचार हैं, संस्कार हैं, ये किन लोगों से मिल रहे थे। तो ये महसूस हुआ कि हमारे विचार संस्कार सिख भाइयों से मिल रहे हैं, न कि वो मंदिर सिस्टम वाले लोग। हम लोग तो बांट के खाने वाले लोग हैं और मंदिर सिस्टम वाले लोग जो हैं वो पूंजीपति लोग हैं, वो इकट्ठा करने में विश्वास करते हैं, वो बांट के नहीं, वो लूट को खाने वाले लोग हैं। वो पैसे को, धन को, सबको जोड़ते हैं। एक मैंने खबर पढ़ी कि मंदिर के बाहर एक भिखारी जो है ना भूख से मर गया। तो ये ऐसा कभी गुरुद्वारे के बाहर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुद्वारे में तो जाएगा तो कभी भी लंगर सकेगा। लेकिन मंदिर के बाहर एक आदमी भूखा मर रहा है और हम फिर भी मंदिरों में दान दे रहे हैं, जो कि हमारे स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि हम तो बांट के खाने वाले लोग हैं, किसान का बांट के खाने वाले आदमी हैं। तो हमारे को सारे विचार जैसे जैसे दिमाग में आते चले गए तो हमें ये महसूस हुआ कि मेरा शरीर में जो कोई गलत आत्मा प्रवेश कर गई हो, क्योंकि विचार जो थे ना वो हिंदूवादी विचार मेरे अंदर एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने महसूस किया कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ और सही रास्ता क्या है। फिर जैसे जैसे मैंने गुरुओं की वाणी और उनके विचार सुने तो मेरे को महसूस हुआ कि सिखिज्म ही मेरे लिए बना है और इस रास्ते पे हमें बढ़ा। और इस रास्ते पे दिशा दिखाने के लिए मैं अपने बड़े भाई मनोज सिंह दुहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को मार्गदर्शन किया और इस रास्ते को हमारे को सामने रखा और इस रास्ते पर उन्होंने आगे बढ़ाया। धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया जब आप बता रहे थे, आपके बाकी घर परिवार के मेंबर जहाँ आपके बुजुर्ग जहाँ घर के में जो लेडीज़ होती हैं उनका कैसा आपको सपोर्ट रहा, जहाँ आपके अगेंस्ट उनका जो आपने चेंज लाई है अपनी ज़िंदगी में, उनका क्या है? मैंने जैसे मेरी माँ को बताया कि माँ मैं अब सिख बन गया हूँ तो मेरी माँ बहुत खुश हुई सही बताऊं, क्योंकि मेरी नानी का नाम है ब्रह्म कौर है। तो मैंने बताया मेरी माँ को, नानी का नाम कौर है और सिंह और नाना का नाम सिंह है और मेरी माँ देवी लगाती है हालांकि। तो मैंने बताया कि अपने नाना दादी दादा थे सब सिंह थे और सिख थे, लेकिन हमारे को बीच में ऐसा बरकरार गया एक आर्य समाज का जो बीच में एक प्रोपगेंडा आया था, उसने हमारे लोगों को बहका दिया गया था। लेकिन हम वापस उसी रास्ते पे चलेंगे। और मेरी माँ पिछले 3-4 साल से मेरे विचार सुन रही है। मेरी माँ को पता है कि हमारा जो मेरा लड़का है वो गलत रास्ते पर नहीं चल रहा, सही रास्ते पर चल रहा है। हमने हिंदू देवी देवता की जितनी भी मूर्ति थी वो 3 साल पहले हटा दी है और मेरी माँ ने खुद वो काम किया था। तो मेरी माँ मेरे को पूरा सपोर्ट करती है। और आज जो सिलानी गांव में जो सिख आए हैं तो उसका भी हमारे गांव पर ज़बरदस्त असर हुआ है। सभी युवाओं में भी एक सरदारों के प्रति इतनी इज्जत बढ़ी है कि वो आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे और प्रयास से मिलने के बाद वो सिखिज्म के रास्ते पे आएंगे और हम ऐसा करें भी गे। और गांव के लोगों ने आज जो सिख भाइयों का प्यार प्रेम देखा है और जो एकता आज दिखाई दी है और माता और बहनों ने भी आज सिखों से बात की है, उनको आशीर्वाद दिया है और उनसे बातचीत की है। तो एक अलग सा प्यार प्रेम का माहौल गाँव के अंदर था। तो उस रास्ते पर आगे बढ़ के ज़रूर कुछ न कुछ हमारा गुरुओं के मेहर से एक अच्छा रास्ता और निकलेगा। सो गुरु ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ आगे जो नौजवान बैठे हुए हैं उनके विचार भी मैं श्रवण करना चाहूँगा। मैं निशांत सिंह चहार, गांव शिलानी, जिला झज्जर से। मैं सर मनोज सिंह दून के नेतृत्व में सिख धर्म में आया हूं और सिख धर्म का अर्थ है सीखना और हम लगातार इससे सीखते जा रहे हैं। सबसे बड़ी सीख हमें सिख धर्म के बारे में इस किसान आंदोलन से मिली है। यहाँ हमने देखा कि हमारा कल्चर एक जैसा है, खाना पीना, रहना,
और एकता, इससे हम सिख धर्म के और नज़दीक आए हैं। हम पहले हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं, हम साथ रहते, लेकिन इतने क्लोज नहीं आए थे जितने अब आए हैं। और आज गांव में जो उत्साह और जो उमंग देखी है, उससे और नज़दीक आए हम सिख धर्म के। और मैं अपने युवा साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको सिख धर्म के बारे में अधिक जानना है तो आप सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जाकर देखें, वहाँ पे अपना सहयोग दें। आप वहाँ जाकर बहुत कुछ सीख सकते हो सिख धर्म से। बिल्कुल सीखने ही हमारा सबसे बड़ी फितरत है। सिख का तो नाम ही सीखने से है। हम हमेशा सीखते हैं, आज भी सीख रहे हैं, सदा सीखते रहेंगे। लेकिन जो बात हमारे भाई ने बोली है वो बिल्कुल सही है कि अगर आप सिक्खी को समझना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देखिए। सभी के लिए, यहाँ तक कि वहाँ जो आसपास पशु पंछी हैं उनको भी लंगर परोसा जा रहा है। सही बात है। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इंसान के लिए नहीं, कोई और वहाँ पे कोई कुत्ता आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए, कोई गाय आ जाए, कोई भी पशु भी आ जाए तो उसे भी कुछ ना कुछ खिला के तो। और उल्टा कच्ची सब्जी का लंगर भी दिया जा रहा है, बोल बोल के कि भाई कच्ची सब्जी ले जाओ, कि जो गरीब आदमी वहाँ जो लंगर में जो छक रहा है वो उसको घरों के लिए भी सब्जियां दे रहे हैं, कच्ची सब्जियां तक भी दे रहे हैं। देखिए आप, यही मनुष्यता की पहचान है। फर्ज करो 2 बैल हैं और बीच में उनका चारा रखा हुआ है, तो जो ताकतवर बैल होगा वो सबसे पहले खाएगा और फिर वो चला जाएगा और वो कमजोर बैल को रास्ता दे देगा। ये जानवरों के अंदर है। लेकिन इस तरीके की हमारी आज मनुष्यता हो चुकी है कि जो ताकतवर होगा वो चारा खाएगा और फिर उस चारे को समेट कर चला जाएगा। ये जो आज सरमाएदार लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, टाटा, ये अंबानी और अडानी, और ये लोग तो समेट रहे हैं ना, ये दूसरे के लिए छोड़ नहीं रहे। तो वहाँ गुरुओं ने कहा कि नहीं, जो सच्ची मनुष्यता है वो बांट कर खाने की है, वो बांट कर खाने की है। और वो हमें वहाँ लंगर व्यवस्था में नजर भी आ रही है कि वहाँ खालसा राज के अंदर चींटियां भी जो है वो भरपेट खा रही हैं। और जब जाएगा खालसा राज यहाँ से, जब सिख यहाँ से उठकर जाएंगे तो वहाँ लोग रोएंगे कि मोदी राज में तुम्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता था और खालसा राज में आपको गुरुओं की मेहरबानी से आपको वहाँ पिज्जा लंगर चल रहे हैं। मैं गया वहाँ पर, आप मेरे को कहा कि भाई साहब बादाम आप बादाम का लंगर खाइए। मैंने कहा नहीं, थैंक यू आपका। उन्होंने कहा नहीं, तुसी दुबले पतले हो, कुछ मोटे होके जाओगे यहाँ से। तो वहाँ तो जो भी बंदा जा रहा है वो अपना वजन बढ़ा के वहाँ से आ रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बोला। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जो जहाँ से वापस जाएंगे ना तो उनका 10-10 किलो वजन बढ़ जाएगा, इतनी सेवा होती है। सो सबसे बड़ी बात जो सिखों को सिखाया गुरु साहब ने कि जो हमारी मर्यादा है कि पहले बांटो, अगर बचेगा तो फिर खुद खा लेना। सो उल्टा है। जैसे आपने बताया ना ताकतवर, ओके, मैं 1-2 छोटी उसमें आपको ऐड कर दूं क्योंकि आपके लिए कुछ नहीं होगी, हमने तो पहले सुनी हुई है। लंगर हमारा इतनी बड़ी संस्था है, ये नहीं कि आज बादाम मिल रहे हैं, आज सारा कुछ है तो आज ही लंगर है। जब एक मुट्ठी चने की भी होती थी तो वो भी लंगर होता था। जंगलों में रहते थे, सारी लोग दुश्मन थे, पत्ता पत्ता सिंघा दा वैरी, वो इसीलिए बोला जाता था उस टाइम। लेकिन तब भी अगर एक मुट्ठी चने की भी मिल गई तो बोला जाता था कि कोई भूखा तो नहीं है भाई, कोई भूखा है तो आ जाओ। तो फिर वो एक मुट्ठी 1-1, 2-2 चने जितने मिले खा लिए। आप पास में कहीं से पानी मिला, पानी पी लिया। शुक्राना जो आप बोल रहे थे ना, आपने पहले बोला कि पेशेंस आ रही है मेरे में, जो सारा कुछ, ये सारा कुछ वे ऑफ लाइफ है हमारा। और एक इससे भी बड़ी बात कि अगर एक भी चना होगा तो फिर भी लंगर बन जाएगा। एक चने को उसको मसला, उसमें पानी डाला और सभी ने थोड़ा थोड़ा चूल्हा ले लिया। ये लंगर तब भी था, तब भी ऐसे बांट के खाते थे। सो इसको ये नहीं है, आज कुछ लोग मीडिया के लोग कह रहे हैं ना ये तो पिकनिक मना रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। भाई हमारा अपना परिवार है यार, आप अपने घर में कुछ भी खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते क्या? सो मेरे भाई काफ़ी देर से बैठे हैं, मैंने उनसे बात नहीं सुनी। सो मनोज जी, मैं चाहूँगा कि हमारे ओ भाई साहब जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम
हितेंद्र सिंह है और मेरा जन्म एक, मैं बोलना चाहूँगा, ऐसे धर्म में हुआ था जो हमें कमज़ोर बनाने की साजिश थी। मैं उसे धर्म नहीं कहूँगा, मैं उसे एक साजिश कहूँगा कि वो ऐसा धर्म है जो हमें कमज़ोर बना रहा है और उस धर्म से जुड़ के, मतलब जो भी उस धर्म से जुड़ेगा वो कमज़ोर ही बनेगा। तो मैंने मनोज भाई जी को सुना, हमने बात की, तो मुझे समझ में आया कि हमें ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए जो हमें कमज़ोर बना रहा है और हमें एक ऐसे धर्म को अपनाना चाहिए जो हमें ताकतवर बनाता है। और यही बात मेरे अंदर घर कर गई और मैंने अपने आप को कमज़ोरी से हटाकर ताकतवर बनने की सोची और मुझे लगा कि वो धर्म कौन सा है, तो वो सिख धर्म है। अब से पहले मेरा नाम हितेंद्र कुमार था, मुझे अपने आप में कमज़ोरी फील होती थी, पर जब से मैंने सिख धर्म अपनाया है, मैंने अपने नाम के साथ सिंह लगाना शुरू किया है, तो मुझे बहुत ताकत फील होती है। और इसी ताकत का ये नतीजा है कि मैं सिख बन चुका हूँ और मुझे सिख बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हरियाणा के नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व में सिखी धर्म का प्रचार फैले और जो लोग भटके हुए लोग हैं वो दोबारा से अपने घर में वापसी करें, अपने असली स्वरूप में आए। धन्यवाद। सो बात बहुत बड़ी है जो इन्होंने की है, बहुत सी बातें हैं दिल में, जहन में ऐसे हैं, विचार हैं, लेकिन थोड़ी समय सीमा को समझते हुए उन्होंने थोड़े समय में ये बात हमारे संक्षेप में हमारे साथ उसकी चर्चा की है। सो हमारे साथ सरदार मनोज सिंह जी जो एक्चुअली इस सारी चीज़ को एक लेके जो आगे बढ़े हैं और अभी बहुत बड़े लेवल पे ये सारा कुछ आगे डेवलप हो रहा है। सो जैसे आपके मन में आ रहा है सारा प्रैक्टिकली वहाँ पे देख भी रहे हो, अभी आगे आपके मन में क्या विचार है? देखिए, एक हम लोग प्रैक्टिकली एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि आपने बताया कि ट्रेनिंग इस तरीके की थी, भावना इस तरीके की थी कि एक दाना भी अगर हो तो उसको भी पीस कर पानी में डालकर और वो सबको छकाया जाता था, बांट के छक लो। माने अगर एक दाना भी अगर अनाज का हो उसको भी सब में बंटवारा होगा। तो ये जो आज वहाँ लाल सलाम वाले लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि समाजवाद, बांट कर खाने की नीति या सोशलिज्म, कम्युनिज्म, वो मार्क्स की देन है, कार्ल मार्क्स की देन है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जितना समाजवाद की मूल भावना की पालना सिख धर्म करता है उतना शायद दुनिया में कोई नहीं करता। और यही वजह है, हमारी नीयत चूंकि सच्ची है तो यही वजह है कि 551 बरस हो चुके हैं गुरु नानक देव जी को पैदा हुए। 551 सालों से ये लंगर, ये बांट कर खाने की व्यवस्था, ये बदस्तूर जारी है। लेकिन मार्क्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित जो सोवियत रशिया था वो 15 टुकड़ों में बट गया, वो 15 टुकड़ों में बट गया। और सिखी एक ऐसा धर्म है जो पूरी मनुष्यता को जोड़ेगा। जो 1500 टुकड़ों में पूरी दुनिया बटी हुई है, वो आप देखेंगे कि वो केवल और केवल निशान साहिब के झंडे के नीचे पूरी दुनिया एक होनी है। क्योंकि हमारी भावना, सिखों की भावना इस कदर की है, मूल समाजवाद लाल झंडे के नीचे नहीं होगा, मूल समाजवाद वो निशान साहिब के नीचे इस दुनिया में पल्लवित, पुष्पित और प्रसारित, प्रचारित होना है। बिल्कुल, काफ़ी हद तक तो हुआ भी है। पहले भी हमने बात की थी कि कोरोना काल ने हमें मौका दिया, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, जब कोई चैलेंज आएगा, तो जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वाला वो जो जज्बा है वो एकदम खड़ा हो जाता है। जहाँ कोई नहीं जाना चाहता वहाँ सिख जाना चाहेगा। अच्छा, वो भूखे मारे हैं यार, चलो यार चलते हैं। वहाँ पे पानी भर गया, उनके लिए खाना नहीं है, चलो खाना लेके निकलते हैं। सो सबसे पहले जो हेल्प पहुँचती है, चाहे बड़ी बड़ी संस्थाएं होंगी, दुनिया के बहुत बड़े बड़े फंड होंगे, लेकिन सिख सबसे पहले पहुंचने वाले होंगे, चाहे कहीं भी कैसा भी। इवन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी पहुंचाया, बांग्लादेश में पहुंचाया सर, सीरिया में पहुंचाया, इराक में पहुंचाया। बिल्कुल। सो हर जगह जो पहुंचते हैं और सेवा के लिए पहुंचते हैं, ये नहीं है कि कोई मतलब वाह के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, सच्चे मार्ग चल दें उस्तत करे जहान, अगर हम सच्चे मार्ग पे चलते हैं तो उस्तत तो होनी ही होती है। सो एक बार फिर मेरे पत्रकार बंधु भी हैं, सो उनसे बात करने में कुछ अलग से मज़ा आता है, क्योंकि दिल से बात कर रहे हैं। जी, अब एक होता है कि कोई बड़ी बड़ी फिलोसफी हो या और कुछ चीज़ें हो, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है पाजी कि हम तो हैं ही खालसा, हम तो है ही सिंह। क्योंकि पंजाब की मिट्टी में कुश्ती, कबड्डी ये असी भी खेल दें,
5 नदियों का पानी जो पंजाब पीता है असी भी पींदे सी, जो सरसों के पीले पीले फूल वहाँ खिलते सी वो यहाँ भी खिलते हैं। और अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जो हमारे परिवार में माताएं हैं, बहनें हैं या पति पत्नी है, वो क्या सोचती हैं। बाजी, औरत वहाँ पे सबसे खुशहाल होती है जहाँ पे उसको दबाया नहीं जाता। और खालसा पंथ में जो महिलाओं का सम्मान हमने देखा है वो शायद ही कहीं पे होगा। माताओं का सम्मान है, बहनों का सम्मान है, हर चीज़ का सम्मान वहाँ पे है। महिलाओं को ना खालसा पंथ में दबा के रखा जाता है, ना कुचल के रखा जाता है, बल्कि मौका दिया जाता है। तो माताएं बहनें और ज़्यादा खुश हैं हमारी तो कि सिंह बने हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि खुले खाड़े हैं पंजाब विच भी लगते सी लोक कलाकारा के। इत्थे हरियाणा में जो हमारे रागनी है, जो हमारी भाषा के, उसके खुले खाड़े लगते सी। खेल कबड्डी कुश्ती है, सारे वो लगते हैं। और सबसे अहम चीज़ क्या है कि सदियों से हम एक साथ लड़े हैं, क्योंकि इस अगर पूरे देश की अगर बात करोगे, विदेशी आक्रांता अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से, उस साइड से आए हैं, तो उनके साथ हम साथ में लड़े हैं। उनके साथ भी लड़े हैं, दिल्ली से लड़े हैं, दिल्ली ने बार बार हमारा छीना है, दिल्ली से भी लड़े हैं जो बार बार बाहर से आए हैं। बड़ी बात है, उस टाइम तो हम है ही एक थे ना। हाँ, एक थे। 1966 के बाद हमें बांटा गया, पहले तो हम और फिर एक चीज सिंपल भाषा में भी लोग समझ पाएंगे, हमारी जो ब्याह शादी होती है, कभी हमने ये डांस नहीं किया कि मेरा तन डोले मेरा मन डोले, इस हिंदी गाने को कभी बजाया नहीं। हम यहाँ पे जितने भी पंजाबी सिंगर हैं, डीजे पे हमारे उनके गाने चलते हैं। जब एक जैसे रीति रिवाज है, एक जैसी वो है, सिर्फ एक पग का बस एक सवाल है, और वो पग भी है जब हमारी अंतिम यात्रा या बुजुर्ग हैं वो हमारे पग का मान रखते हैं, पग बांधते हैं। वो सर छोटू राम है जिनके फोटो हमारे घरों में दिल में है, उन्होंने पग धारण की हुई है जिसको हम मानते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये देखिए, ये जो सर छोटू राम, जो हम जिन्हें अपने बिल्कुल भगवान की तरह मानते हैं, उन्होंने पग धारण की हुई है। जो हमारे जितने भी आइडियल हैं या हमारे काका ताऊ बुजुर्ग जिनका हम सम्मान करते हैं, सब पग रखते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से कि हमें अलग करती हो, कुछ भिन्नताएं हो। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। धान पंजाब में होता है, धान यहाँ होता है, गेहूँ आप उगाते हो, गेहूँ हम उगाते हैं, वही गन्ने की मिठास है, वही दूध है, वही लस्सी है, वही मक्खन है। तो किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का है, पग धारण कर लेंगे तो बात वही है सारी की सारी। बस यही एक सिंपल तरीके से बस ये चीज़ है जो नॉर्मल आदमी भी समझ जाता है आराम से। हाँ, और कड़े की जो बात है, हमारे यहाँ बिल्कुल आराम से आदमी ये चाहता है कि कड़ा पहने, क्योंकि सुरक्षा भी फील देता है। और कम से कम एक देसी नुस्खा भी हमारा ये है, हमेशा से हमारा नुस्खा है, कड़े की जगह काला डोरा है, हाथ में पहन लेते हैं, पैरों में पहन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग भी ये चीज़ बताते हैं कि हाथ में कड़ा पहनिए, हाथ में कोई ऐसी चीज़ पहनिए जिससे आपकी नाड़ी वगैरह है, आप बीमार नहीं होते। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल साथ में है। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल कड़ा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी साइंटिफिक रीज़न भी है ने। और साढ़े वास्ते सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए तो ये है कि हमारे गुरु जी ने बोला है कि पहनना है तो पहनना है, बाकी सब कुछ छोटी बात है। जी सर, आप भी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा बोल रहे थे, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप और जोड़ते, आपको कैसा लग रहा है? सर हमारे जो मतलब आदर्श रहे हैं वैसे सर छोटू राम जी, आप प्रवीण भाई ने जो दिखाया है उसमें जो पगड़ी है ना, फोटो में ज़्यादातर फोटो में जो पगड़ी है वो सिख धर्म की ही पगड़ी है। जो पग मैंने धारण की है वो सेम एज इट इज़ पग, अगर उसको देखोगे ध्यान से तो उसमें एज इट इज़ रोल मिलेगा कि पग वही है। और कहते हैं कि छोटू राम जी हिंदू थे या छोटू राम जी आर्य समाज में थे। तो मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि छोटू राम जी 1923 से लेके और 1945 तक की जो गवर्नमेंट थी उनमें वे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कभी भी नहीं आई हो, गवर्नमेंट ही वो थी और उसमें उनकी अहम भूमिका थी, क्योंकि पार्टी के रचयिता के तौर पे थे वे। तो किसी भी एक मंदिर में भी, सिंगल मंदिर में भी छोटू राम जी ने कभी दान नहीं दिया। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। दूसरा, हमारे कुछ लोग कहते हैं कि वो आर्य समाजी थे, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि एक भी सिंगल गुरुकुल छोटू राम ने बनवाया हो तो हम छोटू राम को आर्य मान लेंगे, क्योंकि आर्य समाजी गुरुकुल पे फोकस करते हैं। छोटू राम जी ने कोई गुरुकुल नहीं बनवाया। कोई
गौशाला नहीं बनवाई। छोटू राम जी ने अगर कुछ बनवाया है तो वो स्कूल, क्योंकि हमारे युवा जो यहाँ थे वो उनको क्या पढ़ाया जाता, संस्कृत पढ़ो। जो विदेशी कल्चर था, विदेशी कल्चर मीन्स अंग्रेजी, उससे दूर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि हम संस्कृत पढ़ेंगे, एक जग जाहिर सी बात है, तो हम IAS IPS वकालत नहीं कर पाएंगे। जो छोटू राम कर रहा था वो वकालत नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हम पे क्या किया कि आप गुरुकुलों में जाओ। उनके लिए तो उन्होंने DAV स्कूल बनाए अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन हमारे लिए उन्होंने क्या बनाए? गुरुकुल। वे तो DAV स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे थे और हमारे गुरुकुलों में। तो छोटू राम जी ने स्कूल बनाए, जिसका नतीजा क्या हुआ? जिसका नतीजा जो हमें देखने को मिला वो 1947 के बाद मिला। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हुए, जितने भी विदेशों में जाने वाले हुए, जितने भी IAS IPS जो भी लॉबी है, जो स्टेट फॉरवर्डिंग ऐसी लॉबी जो पूरे देश को चलाने वाली लॉबी है, चाहे उसमें चीफ जस्टिस लगा लो, पॉलिटिशियन लगा लो या वैसे कुछ लगा लो, वे DAV स्कूल वाली पैदाइश वाले ही ज़्यादातर बने। हमारे लोग उसमें कम गए। कम क्यों गए? उसका एकमात्र रीज़न था हमारा ध्यान गुरुकुलों पर जाना। अगर हमारा ध्यान स्कूलों पर जाता ना तो इस देश पर राज हमारा ही होना था। और आज उसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं कि हमारे जो पंजाब के सराउंडिंग के जो आदमी हैं वो IAS लॉबी में बहुत कम है, वो वकालत में बहुत कम है। वो आज तक चीफ जस्टिस उठा लो इंडिया का, आज तक हमारे लोग क्यों नहीं बने? स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा हम हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए। हमारे लोग प्रधानमंत्री नहीं बनाए। प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया, हम मानते हैं। उसने क्यों बनाया? उसका एक रीज़न था 1984 के सिख दंगे को भूल जाए जी, और कोई रीज़न नहीं था। नहीं तो चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनाए थे। चरण सिंह जी को कभी क्या लोकसभा में जाने दिया? कभी कोई बिल पे उसके साइन है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लोग रोक के गए हैं, एक साफ नीयत के तहत रोक के गए हैं। और मैं तो इतना मानता हूं कि छोटू राम जी 1945 में जो मरे हैं उसका आज तक किसी को ये नहीं पता कि छोटू राम जी की डेथ कैसे हुई। अगर हम उस पर भी चर्चा करें ना तो कुछ ऐसा तथ्य निकल के आएगा जो सबके रोंगटे हिला देगा। तो बिल्कुल ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि इन लोगों के, इन नौजवानों के दिल में बहुत कुछ बड़ा पड़ा है। सो मनोज सिंह जी, मैं चाहता हूँ कि चर्चा तो बहुत लंबी हम कर सकते हैं। अभी मैं इसको उसमें एक कैप्सूल फॉर्म में अगर हम इसको लेके आएँ तो अभी आपका नेक्स्ट क्या प्रॉस्पेक्ट्स, क्या क्या आप करना चाहते हैं आने वाले समय? देखिए, हमारी जो फ्यूचर की प्लानिंग है, हमारी अभी निकट भविष्य की जो प्लानिंग है वो ये है कि हम रोहतक के अंदर दिल्ली रोड पे जो टीकरी बॉर्डर की तरफ सड़क जाती है वहाँ हम एक गुरुद्वारा धन्ना भगत जी की स्मृति में, धन्ना भगत जी के नाम से हम लोग गुरु नानक देव जी के गुरुओं की मेहर से स्थापित करें। और ये गुरुद्वारा स्थापित करने का हमारा संकल्प है। ये गुरुद्वारा जो बनेगा ये एक ऐसा गुरुद्वारा होगा जिसकी वजह से पूरा हरियाणवी पंजाब प्रेरणा लेगा और वहाँ से हम अपने मिशन की एक्टिविटीज़ को, मिशन की गतिविधियों को फैलाएंगे। तो हमारी जो प्लानिंग है अभी, जिस पे हम लोग सभी काम कर रहे हैं, वो निकट भविष्य में गुरुद्वारा बनाने की हमारी प्लानिंग है। और बाबा गुरमीत सिंह जी गौरव भी हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं, आप सभी लोग हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये हमारी प्लानिंग है आगे। सो आपकी बड़ी अच्छी प्लानिंग है भगत धन्ना जी, क्योंकि वो भी जट थे। हम तो पंजाब में कहते थे कि धन्ना जट बोलते हैं हम उसे। भगत धन्ना जी तो है ही। सो आमतौर पर गाँव में जो किसान है ना वो बोलते हैं कि धन्ने जट ने रब वस किया सी। सो भगवान को भी उसने अपने उस धैर्य से, प्रेम से वश में किया था। सो इस आपकी इस परियोजना में मैं समझता हूँ कि हम संघ ट्रस्ट की तरफ से भी, क्योंकि अभी वैसे मेरी बात तो नहीं हुई पर लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं काफ़ी लंबे अरसे से ट्रस्ट के साथ जुड़ा हूँ, करीब 9 साल हो चुके हैं। सो हम इस आपके प्रोजेक्ट में जो भी मदद आपको चाहिए, जैसे गुरुद्वारा बनाने के लिए जगह की जहाँ जो भी होगी, सो हम उसके लिए आपके साथ हैं। आपको कड़े चाहिए, आपको पगड़ियाँ चाहिए, या आपको कुछ भी चाहिए, जो भी लिटरेचर चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने लोगों को जैसे बताना होता है, सो बार बार उसको चीज़ को करने की जगह हम कुछ ऐसा जो भी कर सकते हैं, सो हम आपके साथ हैं बिल्कुल 100%।
तो क्योंकि हमारा तो संगत ट्रस्ट का या संगत टेलीविज़न का बेसिक एम ही यही है कि सिक्खी का जो मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचाना। तो आप भी वही कर रहे हैं, सो हम भी वही कर रहे हैं, सो हम तो भाई भाई वैसे ही है ना। वो तो डेली नारा लगता है हरियाणा पंजाब भाई भाई, अभी हम तो वैसे सिंह हो गए हैं। सो सिंह तो वैसे ही एक पिता एक के हम बारक के, क्योंकि हम उस एक गुरु के बच्चे हैं, हम उसी में आस्था रखते हैं। सो हम मिलकर ये सारे कार्य करेंगे। सो मैं अपने ट्रस्ट से भी बात करके इसको और जितनी जल्दी हम इस पे आगे बढ़ सकें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। सो आपका मैं समझता हूँ कि एक व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देखेंगे तो उनके मन में होगा कि हाँ अगर मैंने संपर्क करना तो कैसे करें। सो ये इनका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7495077949। दोबारा मैं बोल देता हूँ 7495077949। सो ये मनोज सिंह जी का नंबर है। सो ये इस चीज़ को लेके आपको किसी को भी किसी तरह की जानकारी चाहिए या जो भी और गाइडेंस चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, किरत करो नाम जपो वंड छको। हाँ जी, इससे इजी आपने तो काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया, इससे इजी क्या हो सकता है। सो सबसे बड़ी बात सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सो गुरु की वाणी में भी आता है। सो अच्छे काम करो और नाम जपो, हर को नाम जप और निर्मल कर्म। अच्छे काम करो, सो अच्छे काम में ये दोनों चीज़ें आ जाती है। अपनी किरत करो, अपना कमाएंगे तो खुल के बांट सकते हैं। सो ये सारा कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है यहाँ पे। एक मैसेज में जी देना चाहता हूँ। जी, मैं अपने सारे पंजाब के भाइयों को और हरियाणवी पंजाब के भाइयों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग केश कत्ल ना करवाएं। ये बात सही है, हमें लोग कहेंगे कि भाई सिक्खी तो अंदर होती है, नहीं, हमारी सिक्खी दिखनी भी चाहिए, क्योंकि हम अपने गुरुओं के एम्बेसडर हैं, हम अपने गुरुओं के राजदूत हैं। तो मैं अपने पंजाब के भाइयों से भी और सब भाइयों से मेरा यही निवेदन है, क्योंकि पंजाब से तो हम प्रेरणा ले रहे हैं। अगर पंजाब के हमारे भाई ही केश कत्ल करवाने लग गए तो फिर हम लोग भी कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सब भाइयों से निवेदन है, ये संदेश है मेरा कि भूल कर भी आप जो है केश कत्ल ना करवाएं, मूछ दाढ़ी रखें और पूरे सिख बने, जिससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। सो ठीक है, सिक्खी मन की भी है, लेकिन जो मन में होता है वो चेहरे पे तो आ ही जाता है ना। हाँ जी, अगर हम अंदर से खुश होते हैं तो चेहरे पे दिखता है, अगर हम अंदर से निराश हैं तो चेहरे पे दिखता है, अगर हम अंदर सिक्खी है तो बाहर भी तो दिखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे लिए गुरु का हुक्म है, गुरु साहब जी का हुक्म है कि केस गुरु दी मोहर हन। सो स्टैंप है, अगर गुरु की स्टैंप है तो हमारे पे लगी हुई है तो हमें फ़ख्र है, तो हम उस गुरु के बच्चे हैं। सो कहने को तो बहुत कुछ है, मेरा दिल नहीं कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी सर्दी में काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। सो आखिर में हम आगे लेंगे। एक कलेक्टिव मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी, क्योंकि पूरे यूके यूरोप नहीं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की संगत आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे इन शॉर्ट में? हमारा मैसेज यही है कि आप जितने भाई हमें देख रहे हैं, हमें आपके गाइडेंस की, आपके जो है गाइडेंस की और आपके जो है विचारों की हमें ज़रूरत है। आप सब लोग इस जो मनुष्य जो हम लोग कार्य कर रहे हैं इसमें आप हमारा सहयोग कीजिएगा, तो और जिससे हम लोग ज़्यादा उत्साह के साथ हरियाणवी पंजाब में, राजस्थान में और जहाँ जहाँ हमारे भाई हैं वहाँ अपने जो है गुरुओं की सीख को आगे बढ़ा सकें। सो बिल्कुल, सो गुरु साहब जी ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾएंगे ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਗੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।